फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। आइए देखते हैं जल प्रवाह प्रणाली क्या होती है। सामान्य रूप से भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत में बहने वाली नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। केवल चंबल, सोन, केन, बेतवा तथा बनास नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम स्थल दक्षिण पठार में है। उत्तरी भारत में बहने वाली नदियों को 3 क्रमों में बांटा गया है: सिंधु नदी क्रम, गंगा नदी क्रम, ब्रह्मपुत्र नदी क्रम। आइए देखते हैं सिंधु नदी क्रम। सिंधु नदी क्रम की सभी नदियां हिमालय पर्वत से निकलकर भारत तथा पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। इस क्रम की नदियां निम्नलिखित हैं। सिंधु नदी, सिंधु नदी हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग तिब्बत के पठार से निकलकर कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यह नदी अरब सागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। झेलम नदी, झेलम नदी महान हिमालय के शेषनाग के झरने से निकलकर कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करके चिनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है। कश्मीर घाटी का निर्माण झेलम नदी द्वारा ही किया गया है। चिनाब नदी, चिनाब नदी का उद्गम स्थल लाहुल में बड़ा लाचार दर्रे के दोनों ओर चंद्र तथा भागा नामक 2 नदियों के स्थान के पास है। यह नदी कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में यह नदी बहती हुई अलीपुर नगर के पास सतलज नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है। रावी नदी, रावी नदी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास हिमालय पर्वत की धौलाधर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। यह अपनी सकरी घाटी को पार करके पाकिस्तान में बहती हुई मुल्तान नगर के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। सतलज नदी, सतलज नदी हिमालय पर्वत के मानसरोवर झील के निकट राकस झील से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में यह चाचरान नगर के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1448 किलोमीटर है। ब्यास नदी, ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। यह कपूरथला के निकट सतलज नदी से मिल जाती है। गंगा नदी क्रम, गंगा नदी क्रम यह उत्तरी भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का उद्गम स्थान महान हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर पर है। इस नदी की उत्पत्ति अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के द्वारा हुई है। यह भारत की सबसे पवित्र नदी है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। हिमालय पर इसका प्रवाह बहुत तेज है तथा मैदान में यह धीमे प्रवाह से बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व इसका प्रवाह तथा ढाल बहुत मंद हो जाता है। यह बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान के निर्माण में इस नदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यमुना नदी, यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर के पास है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी मसूरी की पहाड़ियों को पार करके मैदान में बहती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। जहां गंगा तथा यमुना नदी मिलती है उसे संगम कहते हैं। यह एक तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों यात्री स्नान करने आते हैं। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1384 किलोमीटर है। शारदा नदी, शारदा नदी का उद्गम स्थान वृहत हिमालय में 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पानी नामक स्थान पर है।
जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। यह घाघरा नदी में बहकर रामपुर घाट पर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है। घाघरा नदी, इस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के पठार कर्णाली पर स्थित है। यह नेपाल में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। यह नदी गंगा नदी में छपरा स्थान पर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है। गंडक नदी, गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहती है, जिसे बड़ी गंडक कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भागों में नारायणी के नाम से जानते हैं। इसकी कुल लंबाई लगभग 630 किलोमीटर है। कोसी नदी, कोसी नदी का उद्गम स्थल महान हिमालय के गोसाईथान शिखर के उत्तर में है। इस नदी में जल की मात्रा गंगा की अन्य सभी सहायक नदियों से अधिक है। यह मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध नदी है, इसलिए इससे बिहार में बाढ़ें बहुत आती हैं। अतः इसे बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। यह भागलपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 730 किलोमीटर है। चंबल नदी, यह दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत पर महोबा के निकट है। यह नदी मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1024 किलोमीटर है। बनास नदी, बनास नदी राजस्थान के नाथद्वारा की पहाड़ियों से निकलकर सवाई माधोपुर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है। बेतवा नदी, बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत पर भोपाल के पास से निकलती हुई मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। यह उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है। केन नदी, केन नदी का उद्गम स्थान कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल पर सागर नगर के दक्षिण में है। यह नदी बांदा नगर के उत्तर में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 427 किलोमीटर है। सोन नदी, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी पर है। इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश तथा बिहार में बहती हुई पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। रिहंद नदी इसकी सहायक नदी है, जिस पर रिहंद बांध बना हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 784 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी क्रम, ब्रह्मपुत्र नदी क्रम की नदियां हिमालय पर्वत तथा तिब्बत के पठार से निकलकर तिब्बत तथा भारत में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस नदी की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र है तथा अन्य नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। अन्य सहायक नदियों में तिस्ता, सुरमा, स्वर्णाक्षरी, मनास, लोहित इत्यादि प्रमुख हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत के मध्य से निकलती है। यह तिब्बत में बहती हुई भारत में प्रवेश करने के बाद अरुणाचल प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग में बहती है। आसाम में यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत के मध्य आंसी ग्लेशियर से निकलती है। इसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 3080 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां भारत के दक्षिणी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने यद्यपि उत्तरी भारत की नदियों के समान विशाल तथा उपजाऊ मैदान का निर्माण नहीं किया है, लेकिन सिंचाई एवं जल विद्युत की दृष्टि से इन नदियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण पठार के अधिकांश भाग के ढाल पूर्व की ओर होने के कारण दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दामोदर नदी, दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार पर टोरी स्थल के पास है। यह दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
इस नदी की कुल लंबाई लगभग 530 किलोमीटर है। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने के बाद ब्राह्मणी बैतरणी नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 418 किलोमीटर है। महानदी महानदी का उद्गम स्थान रायपुर के निकट मैकाल पर्वत के दक्षिण में सिहावा स्थल के पास है। यह पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 885 किलोमीटर है। गोदावरी नदी गोदावरी नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी घाट पर्वत पर नासिक के निकट त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह अनेक सहायक नदियों के साथ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन गंगा तथा मजार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी कृष्णा नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर के निकट है। अपनी सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा तथा कोन्या के साथ बहकर कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। कावेरी नदी कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक राज्य की कुर्ग पहाड़ियों में है। यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 805 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान मैकाल पर्वत पर सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। यह विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वतों के मध्य एक सकरी और गहरी घाटी में बहती हुई अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान सतपुड़ा पर्वत के महादेव पठार पर है। यह सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी के लगभग समांतर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। माही नदी का उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत पर धार जिले के निकट है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 583 किलोमीटर है। लूनी नदी का उद्गम स्थान अरावली पर्वत श्रेणियों पर अजमेर के निकट है। यह राजस्थान के शुष्क प्रदेश से होकर गुजरती है तथा कच्छ की खाड़ी में गिरती है। वर्षा की कमी होने के कारण यह कभी कभी मार्ग में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 495 किलोमीटर है। नदियों से उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है जो कृषि के लिए श्रेष्ठ क्षेत्र होते हैं। नदियों से हमें पीने के लिए जल की प्राप्ति होती है। नदियों से सिंचाई के लिए जल मिलता है। नदियों पर कृत्रिम बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। नदियों की बालू में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे सोना, चांदी, टिन इत्यादि। नदियों में नाव तथा स्टीमर चलाए जाते हैं, जिससे यातायात के सस्ते साधन की सुविधा होती है। नदियों से मछलियां पकड़ी जाती हैं, जिससे भोजन तथा रोजगार दोनों की प्राप्ति होती है। नदियों पर बंदरगाह, तीर्थ नगर एवं सभ्यता का विकास होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी भारत की नदियों की तुलना। उत्तरी भारत की नदियां कोमल चट्टानों पर बहने के कारण अपनी घाटियों को अधिक चौड़ा कर लेती हैं। दक्षिणी भारत की नदियां कठोर चट्टानों पर बहने के कारण अपनी घाटियों को अधिक गहरा कर लेती हैं। उत्तरी भारत की नदियों के उद्गम स्थल हिमाच्छादित उच्च पर्वत शिखर हैं। दक्षिण भारत की नदियों के उद्गम स्थल निचले पर्वत तथा पठार हैं। उत्तरी भारत की नदियां लंबी होती हैं। दक्षिणी भारत की नदियां छोटी होती हैं। उत्तरी भारत की नदियों में वर्ष भर जल रहता है तथा इन नदियों की सहायक नदियां बहुत होती हैं। दक्षिणी भारत की नदियों में जल ग्रीष्म ऋतु में बहुत कम रह जाता है
तथा इनकी सहायक नदियां बहुत कम होती हैं। उत्तरी भारत की नदियां मिट्टी का कटाव अधिक करती हैं तथा मार्ग परिवर्तन भी अधिक करती हैं। दक्षिणी भारत की नदियां मिट्टी का कटाव कम करती हैं तथा मार्ग परिवर्तन भी कम होता है। उत्तरी भारत की नदियां समतल मैदानों का निर्माण करती हैं तथा धीमी गति से बहने के कारण नदी परिवहन के योग्य होती है। दक्षिणी भारत की नदियां तीव्र गति से बहती हैं तथा अनेक पर्वतीय झरने तथा झीलों का निर्माण करती हैं। उत्तरी भारत की नदियों का सिंचाई के लिए अधिक महत्व है। दक्षिणी भारत की नदियों का जल विद्युत उत्पादन में अधिक महत्व है। उत्तरी भारत की नदियों में प्रायः बाढ़ आती रहती हैं, जिससे धन तथा जीवन दोनों का नुकसान होता है। दक्षिणी भारत की नदियों में बाढ़ कम आती है तथा इन नदियों से हानि भी कम होती है।